Good morning, students. Today we start the first chapter of the 12th, that is the solid state. Okay? The topic of this chapter is classification of the solid. So today we define what is solid and how can we classify the solid in various. Okay? So let's start. Introduction. A solid is defined as the form of matter. Okay? It is a form of matter which possesses rigidity and have definite shape, volume and the density. As you know, matter have three forms, that is solid, liquid and gas. तो आउट ऑफ द थ्री फॉर्म्स हम इस चैप्टर में सिर्फ सॉलिड को ही एक्सप्लेन करेंगे. और सॉलिड होते क्या हैं? सॉलिड्स दैट पॉसेस जिनकी एक डेफिनेट शेप होती है, उनका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है और रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन्स दे आर रिजिड, वो फ्लो नहीं करते लिक्विड की तरह. कैरेक्टरिस्टिक्स की सॉलिड्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन. जो सॉलिड के अंदर छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, मे बी दे आर द आयंस, एटम्स और व्हाटएवर, वो अपनी फिक्स पोजीशन पर होते हैं, वो मूव नहीं करते, लेकिन उसी पोजीशन पे क्या करते हैं? ऑसिलेट करते हैं अपनी मेन पोजीशन पे ही. दे हैव रिजिडिटी, ये रिजिड होते हैं. हाई डेंसिटी, सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. इनकॉम्प्रेसिबिलिटी, इसको कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता सॉलिड्स को. इंटरमोलिकुलर फोर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट द पार्टिकल्स आर ब्रॉट वेरी क्लोज टुगेदर. जो टू पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है. इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि पार्टिकल्स को मूव नहीं करने देता. और दैट्स वाई जो सॉलिड होता है इसी फोर्स की वजह से रिजिड होते हैं. ओके, इनकी थर्मल एनर्जी क्वाइट लो होती है. थर्मल एनर्जी लो है तभी तो ये रिजिड है. अगर थर्मल एनर्जी इसी इन दो पार्टिकल्स में, जिसमें हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिफाइन किया है, उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में अगर थर्मल एनर्जी हाई होती, थर्मल एनर्जी हाई होती तो ये दे आर एस्केप और इसी एनर्जी से क्या करते? फ्लो हो जाते. तो दैट्स वाई इनकी लो एनर्जी होना जरूरी है. जब थर्मल एनर्जी लो है तभी ये आपस में नियर अबाउट है और रिजिड है. ओके, तो दैट्स वाई थर्मल एनर्जी इनकी क्वाइट लो होती है. तो दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होने से, थर्मल एनर्जी क्वाइट लो होने से ये क्या हो जाते हैं? रिजिड हो जाते हैं और डेफिनेट शेप हो जाती है इनकी. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की फिक्स पोजीशन होती है और ये अपनी ही मेन पोजीशन पे सिर्फ ऑसिलेट करते हैं, मूव नहीं कर सकते. ओके, तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ए सॉलिड कि सॉलिड होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है. नेक्स्ट, सॉलिड को हम उसमें क्लासिफाई करते हैं. इट मीन्स सॉलिड इज डिवाइडेड इनटू टू. वन इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अनदर इज द अमॉर्फस सॉलिड. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में जब भी बोलूंगी इसका मीनिंग होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में आयंस भी होते हैं, एटम्स भी होते हैं और मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. एनीवे जो भी उसमें होता है हम उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अज्यूम करते हैं. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है क्रिस्टलाइन में डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, रेगुलर होता है, जबकि अमॉर्फस में बिल्कुल अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता. ऑर्डर क्रिस्टलाइन के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि अमॉर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होता है. रिमेंबर, कुछ क्रिस्टलाइन ऐसे हैं जिसके अंदर शॉर्ट रेंज भी होता है. या फिर आप इस वाले पॉइंट को ऐसे बोल सकते हैं कि क्रिस्टलाइन में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ऑर्डर होते हैं, बट अमॉर्फस में ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. ओके, शेप. क्रिस्टलाइन की डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल, क्यूब, स्फीयर. हम आगे से एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेट ज्योमेट्री होगी. लेकिन अमॉर्फस के अंदर इरेगुलर ज्योमेट्री होती है. मेल्टिंग पॉइंट, इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और अमॉर्फस का रेंज ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट होता है. इसको आप कैसे समझेंगे? शार्प का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग ए हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दैट कि आपने कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने गोल्ड लिया, उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा कि वो 200 डिग्री सेल्सियस पे, जस्ट आई एम अज्यूमिंग कि पर्टिकुलर एक्स सपोज गोल्ड की आपने मेटल लिया, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट कर जाएगा. फिक्स 200, दैट इज द शार्प. लेकिन यहीं आपने अमॉर्फस लिया, सपोज रबर लिया आपने,
वो शार्प नहीं होगा, वो रेंज की 150 से लेके 250 तक वो मेल्ट कर सकता है रेंज में, तो शार्प नहीं, दैट इज द शार्प। शार्प का मतलब एक पिकअप एकदम टू द पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पे जो मेल्ट कर जाए, दैट इज द शार्प। रेंज मीन्स एक गैप में। नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एंड रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन। ये तीनों वैल्यूज जो होती हैं, दैट इज द कंडक्टिविटी कैसी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसा है, थर्मल एक्सपेंशन कैसा है, इनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। डिफरेंट वैल्यूज का मतलब होता है कि इफ यू टेक ए सपोज दिस इज ए योर crystalline suppose, although it is a amorphous, this is a rubber, that's why it is a amorphous, just I am saying it is assumed this is a solid, you can assume it is a solid। तो इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये डिफरेंट वैल्यूज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। इसका मतलब जब आप उसको इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, इन दिस डायरेक्शन, तो इसकी वैल्यू आएगी 50, लेकिन जब आपको इसको डायगनली मेजर करोगे इसकी वैल्यूज को, तब इसकी वैल्यूज आएगी 150। इसका मतलब अलग अलग वैल्यूज आती हैं क्रिस्टलाइन में। ऐसा क्यों होता है कि अलग अलग वैल्यूज आती है क्रिस्टलाइन में? क्योंकि जो अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का वो फिक्स तो होता है, लेकिन ऑर्डर अलग अलग होता है। सपोज Na इज प्लस, NaCl का क्रिस्टलाइन सॉलिड है, Na कॉर्नर्स पे है और Cl बीच में है। तो जब आप अपर में कि आई एम अगेन सेइंग कि इन कॉर्नर्स पे, क्यूब के कॉर्नर्स पे Na है और मिडल में मान लो Cl है, तो जब आपने अपर में मेजर किया तो Na ही मेजर हुआ, सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी ली। जब आपने डायगनली लिया तो NaCl और Na आ गया, तो वो डायगनली मेजर हो गया। तो दैट्स वाई कि हर एक डायरेक्शन में क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर ये वैल्यूज अलग अलग आती हैं, लेकिन अमॉर्फस में ये वैल्यूज सेम आती हैं, आइडेंटिकल आती है, और इसे कहते हैं आइसोट्रॉपी। ओके, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द आइसोट्रॉपी। तो आप ये कह सकते हैं अमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपी होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपी होते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट इज द थर्मल क्लीवेज विद नाइफ। फॉर एग्जाम्पल आप किसी नाइफ से क्रिस्टलाइन की क्लीवेज करते हो तो एकदम क्लीन क्लीवेज होती है, जबकि अमॉर्फस से इरेगुलर क्लीवेज होती है। दिस इज द अमॉर्फस सॉलिड, कि ये अमॉर्फस सॉलिड है। अगर मैं इसकी क्लीवेज करूंगी, इफ आई क्लीवेज दिस इज बाय द नाइफ, तो इसकी जो क्लीवेज होगी दैट इज द इरेगुलर क्लीवेज, कि वो इस तरह की इरेगुलर क्लीवेज होगी, क्लीन क्लीवेज नहीं होगी नाइफ से। गॉट इट? तो नाइफ से क्रिस्टलाइन की क्लीन क्लीवेज होती है और अमॉर्फस की इरेगुलर क्लीवेज होती है। अनदर इज द अनदर नेम, क्रिस्टलाइन को हम ट्रू सॉलिड्स भी बोलते हैं, जबकि अमॉर्फस को आप शूडो सॉलिड भी बोल सकते हैं और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे ग्लास, ग्लास इज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, तो दैट इज ए अमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो दैट इज द शूडो सॉलिड, बट दीज आर सॉलिड। You never say कि the name is the pseudo solid means that is the glass is the pseudo solid, इसका मतलब वो सॉलिड ही नहीं होते, वो सॉलिड होते हैं, दैट इज द अमॉर्फस सॉलिड, लेकिन उनका नाम है बस pseudo solid। ओके, क्योंकि ओरिजिनल में वो सुपर कूल लिक्विड होते हैं। बट यू नेवर से, आपसे कोई भी पूछे कि ग्लास इज ए लिक्विड और सॉलिड, देन आंसर इज ग्लास इज ए सॉलिड। ओके, glass is a solid, that is the amorphous solid। Got it? ओके, एग्जाम्पल्स क्या हैं? जितने भी मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स, सब क्रिस्टलाइन होते हैं, जबकि रबर, फ्यूल सिलिका, प्लास्टिक, ऑल द पॉलीमर्स दे आर कम इन द अमॉर्फस सॉलिड। तो इट इज क्लियर व्हाट इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द अमॉर्फस सॉलिड। द नेक्स्ट इज, ओके, दीज आर द इमेजेस ऑफ योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखिए, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। दिस इज ऑल्सो ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्वार्ट्ज ग्लास, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, तभी मैंने आपको रेंज ऑर्डर में बोला था कि क्रिस्टलाइन में दोनों मिल सकते हैं, लेकिन अमॉर्फस में हमेशा शॉर्ट रेंज ऑर्डर की। ऑर्डर का मतलब कि इनका जो अरेंजमेंट होता है, जो पैटर्न होता है इनके मॉलिक्यूल्स की, जो ज्योमेट्री होती है, वो काफी लॉन्ग ऑर्डर होता है इसका, दैट इज द क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन इज द लॉन्ग रेंज ऑर्डर। दिस इज द डायमंड। ओके, डायमंड इज ऑल्सो ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। इट इज, सी what is in this दिस इज ए ग्लास विंडो। बहुत पुराने किसी घर की एक ग्लास विंडो है। ये ग्लास विंडो क्या होती है, बॉटम पे कोई भी एक विंडो ले लेते हैं, हम ये विंडो ले लेते हैं, बॉटम पे ये थिक हो जाती है और टॉप से ये थिनर हो जाती है। ओके, टॉप से थिनर क्यों होगी? क्योंकि
इज टेकिंग प्लेस। यानी क्या होता है कि बहुत लंबे टाइम तक दिन में क्या होता है, धूप होती है, दिन में सनलाइट होती है, हीट होता है, और रात को फिर कूलिंग हो जाती है। तो ऐसे लॉन्ग ईयर्स तक, लॉन्ग टाइम्स तक इस तरह का टेक प्लेस होता है। तो सुपर कोल्ड लिक्विड होने की वजह से ऊपर से जो ग्लास होता है वो थिन हो जाता है और नीचे आके वो थिक हो जाता है। तो ऐसे बहुत पुराने जो घर होते हैं उनमें ग्लास की विंडो में आप देखोगे ऊपर और नीचे की थिकनेस में डिफरेंस मिलता है। और ये देखिए इनकी जो ट्रांसपेरेंट जो नेचर होता है ट्रांसल्यूसेंट में चेंज हो जाता है। वो भी रीजन है क्योंकि ये धीरे धीरे की वजह से कि अ, दिन में बहुत गर्मी है और रात को बहुत ठंड हो गई, दैट्स वाई टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये क्रिस्टलाइन में चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि जो ओल्ड घर है, जो पुराने घर है, उनकी जो ग्लास विंडो है ऊपर से थिन और नीचे से थिक इसलिए होती है बिकॉज दे बिहेव्स एज अ सुपर कूल्ड लिक्विड, और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से डे और नाइट में इनमें क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टलाइज जो नेचर है वो आने लग जाता है। एंड नेक्स्ट हमने भी लास्ट क्लास में, एक बार लास्ट क्लास जस्ट देखिए, हमने ये वाला अभी आपको एक्सप्लेन करा था, आइसोट्रॉपी एंड एन आइसोट्रॉपी। क्रिस्टलाइन इज बिहेव्स एज द एन आइसोट्रॉपी क्योंकि उसमें डिफरेंट वैल्यूज होती है इन तीनों की डिफरेंट डायरेक्शन में। इसी चीज को देखो इस डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है कि अगर आप इस डायरेक्शन में थर्मल कंडक्टिविटी या कुछ भी आप इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मेजर करते हैं तो ए बी डायरेक्शन में उसकी वैल्यू कुछ और आएगी। और जैसे सी डी में देखिए ये वाले मॉलिक्यूल सारे इंक्लूड हो गए हैं, दैट इज मे बी दिस इज कैटायन और एनायन हम बोलेंगे तो दोनों इंक्लूड हो गए। तो इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स अलग है, इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स अलग हैं, तो दोनों डायरेक्शन में वैल्यूज अलग आएंगी। तो दैट्स वाई हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड बोलते हैं क्योंकि उनमें दोनों डायरेक्शन में या ईच डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग आती है। जबकि एमॉर्फस में आप किसी भी डायरेक्शन से वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो सेम आएगी। तो एमॉर्फस इज आइसोट्रॉपिक एंड क्रिस्टलाइन इज एन आइसोट्रॉपिक। गॉट इट? So this is all about the difference between the crystalline and the amorphous solid. The next is क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही डिवाइड करते हैं फोर में। तो बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका नेचर कैसा है और उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कैसा है, हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को फोर में डिवाइड करते हैं। गॉट इट? क्लियर है? सॉलिड को हमने टू में डिवाइड किया था, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। अब क्रिस्टलाइन को हम फोर में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द, तो फोर में से सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड क्या होते हैं? इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जैसे ये अगर आपका पूरा एक सॉलिड है तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर आप कह सकते हैं कैटायन और एनायंस होंगे। जैसे ये देखिए Na+ और Cl-। ठीक है, आयंस होल्ड टुगेदर, ये आपस में इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज के कारण इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो इजी नहीं है उसको मेल्ट करना, उन्हें दूर करना उन पार्टिकल्स को, तो इजी नहीं है, तो हाई हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। देन दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड। रिमेंबर, सॉलिड स्टेट में ये आयंस मूव नहीं करते, तो दैट इज सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं आयनिक सॉलिड। लेकिन ये मोल्टन स्टेट में या फिर सॉल्व इनका कोई सोल्यूशन बना दे, सोल्यूशन स्टेट या मोल्टन मतलब मेल्ट कर दे इनको, तो मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन स्टेट के अंदर दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गॉट इट? तो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर रहेंगे क्योंकि आयंस इनके नॉट फ्री टू मूव। याद रहेगी ये बात। नेक्स्ट इज सॉलिड द पोलर सॉल्वेंट बिकॉज दे आर द पोलर। पोलर का मतलब चार्ज, इनके अंदर चार्ज है, तो पोलर सॉल्व इन पोलर इज सॉल्युबल इन पोलर। ओके, तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। दे आर हार्ड, ये हार्ड होते हैं एंड ब्रिटल। गॉट इट? एग्जांपल है NaCl। आयनिक सॉलिड का एग्जांपल हो गया NaCl। द नेक्स्ट सेकंड वन इज द मोलिकुलर सॉलिड्स। मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मोलिक्यूल्स होते हैं, कंप्लीट मॉलिक्यूल। जैसे H2O, एक पार्टिकल पूरा ही H2O है, उसी से सॉलिड बना। HCl, तो पूरे मॉलिक्यूल्स से जब सॉलिड बनता है हम उसे मॉलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। तो मॉलिकुलर सॉलिड को फर्दर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो दीज आर द मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो
So molecular crystalline solid is further divided into the three parts. The first one is the non-polar molecules. इसका मतलब इसके अंदर जो molecules हैं वो non-polar होंगे, उनमें कोई charge नहीं होगा, neutral होंगे वो. So these are the crystalline solid of like noble gases की helium, neon या फिर non-polar gas H2O, CH4. इन gases के कोई solid बन जाए तो उनमें charge तो है नहीं, तो that's why हम उसे बोलेंगे non-polar crystalline solid. Okay. क्योंकि इनमें कोई चार्ज नहीं है तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो बहुत वीक होगा और उसे हम लंडन फोर्स कहते हैं. लंडन फोर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में. लंडन फोर्स होता है जो एकदम से मोमेंटरी जो डेवलप हो जाता है, दैट इज द लंडन फोर्स. ये देखिए लंडन फोर्स को मैंने लिटिल बिट यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये एक पार्टिकल है. इस पार्टिकल में इंस्टेंट एक फोर्स, एक चार्ज डेवलप हो जाता है, तो प्लस माइनस चार्ज जो दूसरे को भी इंड्यूस, दूसरे मॉलिक्यूल, इसमें तो इंस्टेंट डेवलप हो गया और ये इंस्टेंट डेवलप क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल में इंड्यूस कर देगा और फिर इनमें अट्रैक्शन होगा. तो दिस इज कॉल्ड द लंडन फोर्स. तो लंडन फोर्स डेवलप होता है, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये वीक होता है. दिस इज ए वीक फोर्स. क्योंकि ये वीक है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं. दीज सॉलिड आर सॉफ्ट, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में चार्ज नहीं होता. तो दैट्स व्हाई नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डू नॉट थिंक कि यहाँ पर तो चार्ज है, ये चार्ज तो कुछ मोमेंट के लिए डेवलप हुआ है, इज नॉट अ परमानेंट चार्ज. ओके, तो परमानेंट चार्ज होता है वही इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. दीज आर द नॉन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. The next properties of the non-polar molecules are usually ये gases होते हैं या liquid होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन अगर आप टेम्परेचर लो करोगे तब ये सॉलिड में कन्वर्ट होंगे. ओके, नेक्स्ट इज द पोलर मोलिकुलर सॉलिड. पोलर मॉलिक्यूल्स में होता है जिनके मॉलिक्यूल्स में चार्ज होता है, जैसे कि HCl H प्लस Cl माइनस, तो दिस इज द HCl. तो इनसे जो इसमें तो ऑब्वियसली डाइपोल अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी गुड, बट दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर क्यों है, क्योंकि एक जो कंप्लीट मॉलिक्यूल है वो तो न्यूट्रल है बेटा, दिस इज प्लस माइनस, और जो सॉलिड बना है वो मॉलिक्यूल से बना है, आयन से नहीं बना वो. तो एक जो पूरा मॉलिक्यूल है दैट इज HCl का ये एक मॉलिक्यूल है, तो कंप्लीट मॉलिक्यूल तो न्यूट्रल है ना. तो इससे जो दैट्स व्हाई दे आर द नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर, क्योंकि इनमें एक चार्ज डेवलप हो गया. ऑब्वियसली लंडन फोर्स से तो स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये वाला फोर्स, डाइपोल फोर्स, इसलिए थोड़ा नॉन पोलर की कंपेयर में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट स्लाइटली हायर होता है. ओके, दे आल्सो एग्जिस्ट एज गैसियस एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. ओके, कि आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब ये पोलर मोलिकुलर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज द थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंडीशन क्या होनी चाहिए, नंबर एक, जो आपका मोलिक्यूल है एक तो हाइड्रोजन से बने वो, और दूसरा उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, F(O)। ठीक है, तो द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एंड जो दूसरा होगा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव में मैंने एक एग्जांपल दिया है कि FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. तो इन दोनों में से बनेगा जब मॉलिक्यूल तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूल बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है वाटर, H2O एंड अमोनिया. ये वाटर का जो सॉलिड बनता है, वाटर आपने आइस, तो आइस आपका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, या फिर आप पूरा नाम आइस को क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर सॉलिड. ओके, ऐसे ही सॉलिड अमोनिया होती है, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है. तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग. व्हाई स्ट्रॉन्ग, बिकॉज देयर इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है तो स्ट्रॉन्ग होता है. दे आर वॉलेटाइल लिक्विड सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर पर आइस किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में. तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड. वॉलेटाइल लिक्विड का मतलब दे आर इवेपोरेट कर सकते हैं, जैसे वाटर. अगर आप वाटर को थोड़ी देर हीट में या फिर सनलाइट के अंदर बाहर छोड़ दो तो थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है वॉल्यूम, बिकॉज दे आर वॉलेटाइल इन नेचर. दे आर आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वाटर का कंप्लीट एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, तो दिस इज द
मॉलिक्यूल्स देखिए, ये एक वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल से इसमें 2 हाइड्रोजन और एक ये रेड वाला ऑक्सीजन है, तो ये कंप्लीट ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बनके जो सॉलिड बनाएंगे उसे हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इसमें देखिए बॉन्ड दिखाया हुआ है आपको, ये हाइड्रोजन प्लस है और इसका ऑक्सीजन ये नेगेटिव है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, प्लस एंड माइनस के बीच में जो अट्रैक्शन जो फोर्स बनता है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन फोर्स। ओके, क्लियर? तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब हम नेक्स्ट करते हैं। अभी हमने क्रिस्टलाइन के 2 पार्ट्स कर दिए, आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर के 3 पार्ट्स थे। अब हम मॉलिक्यूलर इज फिनिश्ड हियर। अब हम क्रिस्टलाइन का 3rd पार्ट करेंगे, दैट इज द कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ओके, कोवलेंट जो सॉलिड होते हैं, दीज आर द आल्सो द पार्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर नॉन मेटल्स होते हैं और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी बीच में जो ये बॉन्ड है दीज आर द कोवलेंट बॉन्ड्स होता है। दे आर जॉइंट मॉलिक्यूल्स, ये बड़े बिग बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डायमंड, ठीक है? तो डायमंड इज योर क्रिस्टलाइन सॉलिड बट इट इज ए कोवलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इनका जो नेटवर्क होता है वो भी बिग नेटवर्क होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। दे आर हार्ड, इसलिए डायमंड इज हार्ड, ये बहुत हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। इनके बीच में ये देखिए जो रेड मैंने बनाया हुआ है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड, ये स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है। ओके, दे आर द इंसुलेटर्स, ये इंसुलेटर होते हैं। एंड वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो दीज आर द कोवलेंट। तो जिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है हम उन्हें बोलते हैं कोवलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। ओके, तो दिस इज द एग्जांपल इज द डायमंड। नेक्स्ट is the 4th one of the crystalline solid is the metallic solid. Okay, when the constituent particles are positively charged, जब constituent particle positively charged होंगे, metals होंगे, आयंस और उसके बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो हम उसे मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। ओके, ड्यू टू द मोबाइल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वहां पे, तो दैट्स व्हाई दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ऑल मेटल्स, अब मेटल्स की बात करते हैं हम। दे पॉसेस लस्टर एंड कलर, ऑब्वियसली गोल्ड के अंदर ब्यूटीफुल लस्टर होती है, एंड देन अदर सॉलिड्स आल्सो हैव द गुड लस्टर। ओके, they possess the luster and color। ये देखिए, this is a coin। okay, this is the metallic solid, ये metallic crystalline solid है, तो इसके अंदर luster है, they have the luster। स्टील के अंदर luster होती है, सेम जो गोल्ड है, गोल्ड के अंदर भी luster है, तो that's why they are called the metallic crystalline solid। okay, and then they are the high malleability and ductility। क्या होता है? this is मैलिएबल का मतलब होता है आप उसको शीट में, यानी हैमर से थ्रो आप उसे बीट करेंगे तो उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और सिमिलरली नेक्स्ट इज द डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उनके वायर भी बना सकते हैं। ओके, तो इनकी प्रॉपर्टी होती है मैलिएबल एंड डक्टाइल प्रॉपर्टी होती है मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। दे हैव द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी होती है इनके पास। दे आर मेटालिक बॉन्ड इन ऑल द मेटल्स, तो इनके अंदर मेटालिक बॉन्ड होता है। तो एग्जाम्पल कौन सा है? जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी अलॉयज हैं, वो सब मेटालिक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर आएंगे। ओके, तो दिस इज द ऑल ओवर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पर हम इसे बाइंड अप करते हैं। तो आज हमने क्लास में क्या किया? सिर्फ व्हाट इज सॉलिड, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सॉलिड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। देन सॉलिड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। Then take the crystalline. Crystalline is divided into 4 parts, that is ionic solid, molecular solid, and then metallic solid, and the last one is the covalent solid. So they are the 4 parts, जिसमें molecular solids के सिर्फ 3 parts थे, polar, non-polar and the hydrogen. बाकी metallic के, ionic के, उनके कोई parts नहीं थे। So this is the how can you classify your solids. Okay, so thank you so much for today class. Thanks for watching this video. Please like and share the video. Please subscribe our channel for more videos of chemistry for class 11th and class 12th. Thank you very much.